हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत ये दूसरा लेसन है। इसके पहले लेसन में मैंने बात की थी यूएन का इतिहास क्या था, ठीक है, और यूएन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। यूएन का, ठीक है, इतिहास और उद्देश्य, इसके बारे में मैं कर चुका हूं, तो आप उसको देखिए। उसके अगली कड़ी है कि यूएन के प्रमुख सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों पे काम करेगा। ओके, उद्देश्य यदि आपको समझ में आ गए हो तो उन उद्देश्यों की पूर्ति करना है, ठीक है। जैसे अंतरराष्ट्रीय शांति, सहयोग, ओके, और विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव है, चाहे वो लैंगिक हो, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो धार्मिक हो, उनको खत्म करना, ये प्रमुख ऐसे उद्देश्य थे जो हमने संयुक्त राष्ट्र के पढ़े थे पिछले लेसन में। तो उन उद्देश्यों को आप कैसे पूरा करोगे, उन उद्देश्यों की पूरी करने के लिए कुछ तो सिद्धांत होंगे। तब तो ऐसे थोड़ी मिल जाएगी कि आपने उद्देश्य लिख दिए। आर्टिकल नंबर 1 में जो हमने उद्देश्य पढ़े थे वो चार्टर का आर्टिकल 1 था। आज हम आर्टिकल नंबर 2 करने वाले हैं, जिसको हम यूएन के सिद्धांत बोलते हैं कि यूएन किन सिद्धांतों में काम करेगा। प्री में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है यूएन के सिद्धांत। तो आज आर्टिकल नंबर 2 में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आर्टिकल नंबर 1 और यूएन का इतिहास देख लिया होगा और जो उसके प्रमुख चीजें थी उनको। अब देखते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या है। जो आर्टिकल 1 में उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए जो सिद्धांत अपनाएगा यूएन, उन सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। तो वो सिद्धांत कौन से हैं? संप्रभुता और समानता का सिद्धांत। यानी संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई देश अपने निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, ताकि उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना किया जाए। यूएन किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसकी संप्रभुता को प्रभावित नहीं करेगा। समानता का सिद्धांत यही है कि सभी देशों को समान मान के, नहीं कि कोई ताकतवर देश है तो उसकी ओर झुक जाए, कमजोर देशों को दबाने की कोशिश करे, तो इस तरह की चीजें नहीं करेगा। उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकते हैं यूएन के अंतरराष्ट्रीय शांति और जो सहयोग है, जो समन्वय है, आपसी बातचीत के माध्यम से जो समस्याओं का हल करने के उद्देश्य से इसको जो स्थापित किया गया था, भेदभाव को खत्म करना, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, ये सारे उद्देश्य जो पढ़े थे, तो उनको संप्रभुता और समानता के सिद्धांत के आधार पर प्राप्त किया जाएगा। विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि यदि आपको सहयोग और समन्वय बनाना है अंतरराष्ट्रीय स्तर में, तो विवादों को आपको इन्हीं तरीकों से ही सुलझाना पड़ेगा, शांति और शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि संघर्ष और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे समस्याएं फिर से ना उपजे। अन्य राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता का अतिक्रमण नहीं करेगा, ठीक है। यूएन के द्वारा ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जाएंगे जो किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करें या उसकी स्वतंत्रता को प्रभावित करें या संप्रभुता को प्रभावित करें और उसकी एकता अखंडता के लिए खतरा हो। ओके, तो ये भी इसका प्रमुख सिद्धांत है। तो क्या हुआ? संप्रभुता, समानता, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना, स्वतंत्रता और अखंडता का अतिक्रमण नहीं करना, गैर सदस्य राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भंग न करेंगे। यानी जो यूएन के सदस्य नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो सदस्य नहीं है तो वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भंग कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यदि सदस्य नहीं भी है तब भी वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भंग नहीं कर सकते। विश्व शांति और सुरक्षा के लिए जब तक आवश्यक ना हो, यूएन किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि विश्व शांति और सुरक्षा के लिए कोई आवश्यक है तभी वो हस्तक्षेप कर सकता है किसी देश के आंतरिक मामलों में, यदि वो कोई ऐसा मामला हो जो पूरे देश दुनिया के लिए खतरा बन सकता हो, नहीं तो किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा यूएन। कब तक? जब तक विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए कोई चीज खतरे वाली ना हो। तो ये हम क्या देख रहे हैं? यूएन के सिद्धांत, ताकि यूएन के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। और उद्देश्य क्या हम इसके पहले के लेसन में आर्टिकल नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद विश्व शांति और सुरक्षा के लिए ये तो कर चुके। चार्टर द्वारा डाले गए उत्तरदायित्वों को पूरा करना, यानी जो हमने चार्टर में आर्टिकल नंबर 1 के जो उद्देश्य है, उनके जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के उत्तरदायित्वों को पूरा करना, जो भी इसके उत्तरदायित्व सिद्धांत हैं उनके लिए ये प्रयास करेगा। राष्ट्र संघ की भावना के प्रतिकूल कार्य करने वाले राष्ट्र की सहायता नहीं करना, यानी कोई ऐसा राष्ट्र है जो चार्टर के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, चार्टर की अवहेलना कर रहा है, जो उद्देश्य है, ठीक है, उनको नहीं मान रहा है, तो ऐसे क्या होगा? संघ द्वारा इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और इस कार्यवाही में अन्य सदस्य सहयोग करेंगे। तो ये इसके 7 जो है सिद्धांत है, लिखने को भी आ सकते हैं सिद्धांत और मल्टीपल चॉइस में। अब मैं 7 को एक लाइन में यदि कहूं तो संप्रभुता, समानता,
शांतिपूर्ण तरीके से विवाद सुलझाना, शांति और सुरक्षा भंग ना हो ऐसे काम करना, ठीक है। किसी के आंतरिक मामले में जब तक हस्तक्षेप ना करना जब तक कि उससे विश्व की शांति और सुरक्षा खतरे में ना हो, और चार्टर के उत्तरदायित्वों को पूरा करना, और यदि कोई देश प्रतिकूल काम कर रहा है तो अन्य देश सहयोग करेंगे यूएन का। ये हो गए इसके सिद्धांत, उद्देश्य पहले हो चुके हैं। अब यूएन के प्रमुख अंग कौन से जिनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, ताकि यदि कभी क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत आसानी से कर सकें। लेकिन यहाँ हम डिटेल से नहीं बात करेंगे, सिर्फ उन अंगों का बेसिक देखेंगे। तो सुरक्षा परिषद, महासभा, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद जो यूएन का सचिवालय है, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद। ये प्रमुख यूएन के अंग यदि कभी लिखने को आए तो आपके 6 अंग बताने हैं, चाहे मल्टीपल चॉइस में है चाहे लिखने को, और इनके बारे में एक एक करके हम डिटेल पढ़ेंगे। आप आगे के लेसन जरूर देखिएगा, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको कर पाएंगे। सुरक्षा परिषद, महासभा, सामाजिक आर्थिक परिषद, सचिवालय, न्यायालय और न्यास परिषद, ठीक है। तो ये क्या होगा इसके यूएन के प्रमुख अंग। इसके कुछ कार्यक्रम है, यूएनडीपी और यूनिप। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यदि इनका फुल फॉर्म की बात की जाए तो यूएन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। देखिए यूएन का मतलब पता ही, यहाँ पे डीपी का मतलब लिखे दे रहा हूँ, डेवलपमेंट प्रोग्राम का विकास कार्यक्रम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का विकास कार्यक्रम यूएनडीपी हो गया। यूनिप क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, ई लगा है ना, तो इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो ये हो जाएगा पर्यावरण कार्यक्रम। ये प्रमुख कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कुछ कोष है, जैसे आईएमएफ, इसको बोलते हैं क्या, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। बहुत डिटेल से इसको पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मेंस में लिखने के लिए, सभी एग्जाम में, पीएससी में, यूपीएससी में। तो आपको ध्यान रखना है, मेंस के हिसाब से आईएमएफ बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक मेंस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ मेंस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनको हम एक कोष है, जैसे एक पहले को बोलते हैं आईएमएफ को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा हो गया विश्व बैंक, तीसरा हो गया यूनिसेफ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। ये बालकों से अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यानी चाइल्ड इमरजेंसी फंड होता है। तो इसके बारे में भी हम बात बाद में करेंगे, तो ठीक है। इसके बाद कुछ एजेंसियां भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। ये उसके बाद यूनेस्को के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। ये क्या है, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एजेंसी है, जो शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी एजुकेशन, सोशल और कल्चरल क्षेत्र में काम करती है यूनेस्को। एफएओ एक कृषि और खाद्य संगठन है, इसका मुख्यालय भी आपको रखना हो तो रोम इटली में है। और डब्ल्यूएचओ सबसे ज्यादा कोरोना के चक्कर में न्यूज में डेली रहता है, तो डब्ल्यूएचओ के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसका मुख्यालय है जिनेवा, इसको आप ध्यान रख ली। इसका रोम में, डब्ल्यूएचओ का जिनेवा में। यदि यूनेस्को का भी आपको जानना है तो इसका पेरिस में है मुख्यालय। और आईएलओ का भी जानना है तो इसका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड, इनके मुख्यालय होगा, ठीक है। और आईएमएफ का भी आपको मालूम होना चाहिए। मैं आईएमएफ के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। विश्व बैंक के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी लिखने के लिए, और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आईएमएफ और भारत से संबंधित, ठीक है, विश्व बैंक और भारत के बारे में लिखने के लिए। और जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी इस परिषद में स्थायी परिषद है, ठीक है, तो इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र के, तो उनमें से भारत भी अपनी दावेदारी करते रहता है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि भारत को स्थायी सदस्य क्यों होना चाहिए, उसके पीछे क्या तर्क है, और जो इसका विरोध करते हैं वो इसका विरोध क्यों करते हैं कि भारत को क्यों नहीं होना चाहिए। तो वो आगे आने वाले लेसन में हम एक एक करके डिटेल से करेंगे, ताकि यदि कभी लिखने को आता है तो आप उसको आसानी से लिख पाए। ओके, तो चलिए लेसन कंप्लीट हुआ। आप इसके पहले का लेसन जरूर देखिए, जो यूएन का इतिहास समझने में आपको मदद करेगा और साथ ही उसके उद्देश्य। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।